हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे साख सृजन से आप क्या समझते हैं, व्यापारिक बैंक साख सृजन कैसे करते हैं। हम पहले देखेंगे साख सृजन क्या होता है। आधुनिक समय में बैंकों का एक प्रमुख कार्य साख निर्माण करना है। आधुनिक समय में जितने भी बैंक हैं उनका एक प्रमुख कार्य है क्या, साख निर्माण करना अथवा साख सृजन करना। साख निर्माण का अर्थ यह है कि बैंक सदैव हो उससे कहीं अधिक रुपया उधार दे सकता है जितना कि उसके पास नगद जमा है। क्या है कि इसको सरल भाषा में अगर कहें तो बैंक अपने पास नगद जमा से कई गुना रुपया उधार दे सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर साख निर्माण की विधियाँ। नोट निर्गमन द्वारा साख निर्माण किया जाता है और निक्षेपों द्वारा साख निर्माण। क्या है, साख निर्माण की विधियाँ नोट निर्गमन द्वारा और निक्षेपों द्वारा साख निर्माण। हम देखेंगे अब नोट निगमन द्वारा कैसे हम साख निर्माण करेंगे। आधुनिक समय में विश्व के प्रायः सभी देशों में नोट निर्गमन का एकाधिकार केंद्रीय बैंकों को प्राप्त है। अतः नोट निर्गमन द्वारा साख निर्माण का कार्य केवल केंद्रीय बैंक ही करता है। क्या है, नोट निर्गमन द्वारा साख निर्माण केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है, मतलब केंद्रीय बैंक ही करता है। अब हम देखेंगे निक्षेपों द्वारा साख निर्माण। क्या, निक्षेपों द्वारा साख निर्माण। निक्षेपों द्वारा साख निर्माण दो प्रकार की किया जाता है, प्रारंभिक निक्षेप और व्युत्पन्न निक्षेप। प्रारंभिक निक्षेप या जमा में हम क्या करेंगे, प्रारंभिक निक्षेप यानी जमा में हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति, प्रारंभिक निक्षेप को देखेंगे हम, जब कोई व्यक्ति बैंक को नगद मुद्रा देकर अपने खाते में राशि जमा करता है। क्या, प्रारंभिक निक्षेप में जब कोई व्यक्ति है जैसे बैंक को नगद मुद्रा देकर अपने खाते में कुछ पैसे जमा करता है तो उसे प्रारंभिक जमा कहते हैं, मतलब प्रारंभिक निक्षेप कहते हैं। और व्युत्पन्न निक्षेप क्या है, इसका अभिप्राय उन निक्षेपों से है, इसका जो व्युत्पन्न निक्षेप है इसका अभिप्राय उन निक्षेपों से है जो बैंक द्वारा ऋण देने के कारण उत्पन्न होता है। जो व्युत्पन्न निक्षेप का अभिप्राय उन निक्षेपों से है जो बैंक द्वारा ऋण देने के कारण उत्पन्न होता है। प्रोफेसर शेर्स के अनुसार बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है। क्या है, बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है बल्कि यह मुद्रा सृजनकर्ता भी है। क्या है, शेर्स महोदय कहते हैं कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है बल्कि यह मुद्रा सृजनकर्ता भी है। अब हम देखेंगे साख निर्माण प्रक्रिया। एक बैंक है प्राथमिक जमा यानी नगद जमा करते हैं और व्युत्पन्न जमा यानी निर्माण प्रक्रिया हम देखेंगे। बैंक प्रारंभिक जमा है, नगद जमा करता है वो, और व्युत्पन्न जमा यानी साख जमा यानी लोन लेता है वो, लोन लेकर के जमा करता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे। माना हम पहले हम लेंगे बैंक, कोई एक बैंक है, उसके बाद प्रारंभिक जमा, मतलब प्रारंभिक जो जमा करता है, कोई जमा करता है मतलब नगद अपना रुपया जमा करता है, और बैंक द्वारा रखी गई नगद जमा जो बैंक अपने ठिठक लेता है उसको हम देखेंगे। फिर व्युत्पन्न जमा यानी जो लोन मतलब दूसरे बैंक से फिर लेकर के जमा करता है एक ही व्यक्ति लोन, उसको हम देखेंगे। तो इसमें मान लो ए बैंक है कोई, उसमें मान लो ए बैंक है कोई, उसमें माना हम इसका CRR जो है, मान लो इसका CRR जो है वो 20% ले लें, या हम MPC जो है वो भी 20% ले लें। ठीक, अब हम 20% पे निकालेंगे। मान लो ए वाला बैंक है कोई, ये बैंक है वो, मान लो राम है कोई, राम है वो 10,000 रुपये एक बैंक में जमा करते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभिक में प्राथमिक जमा करते हैं नगद, मतलब राम है कोई वो 10,000 रुपये जमा करते हैं एक बैंक में, और उसमें बैंकों द्वारा रखी गई नगद मान लो हम 10% का 20%, 10,000 का 20% निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 10,000 का 20% निकालेंगे हम तो ये हमारा 2,000 रुपये। तो बैंक जो है वो CRR या MPC जो अपना है 2,000 रख लेता है। उसके बाद में व्युत्पन्न जमा मतलब 8,000 उसका बचा, 8,000 दूसरे बैंक में आया, वही जो राम है मतलब श्याम दूसरे बैंक में लगा दिया 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये पे 20% फिर वो 1,600 रुपये हुआ, 1,600 रुपये निकाल करके 8,000 से, और 6,400 रुपये उसका बचा, और 6,400 रुपये C बैंक में किसी लगा दिया वो। अब C बैंक में जब लगाया तब उसका 6,400 रुपये में 20% निकालेंगे कितना बनेगा, 1,280 रुपये। अब 1,280 रुपये उसमें व्युत्पन्न जमा कर दिया, फिर उसके पास 1,280 निकाल करके इसमें से 5,120 रुपये बचा। 5,120 रुपये कहीं और दूसरे बैंक में लगा दिया कोई है। अब इसको हम जोड़ लेंगे कितना बनेगा, 2 2 0
इसको हम जोड़ लेंगे तो इसको पूरा जोड़ लेंगे तो 39,520 रुपये हुआ। और इसका बैंकों द्वारा रखी गई नगद जो है वो 4,880 रुपये हुआ। और इसको हम जोड़ें, व्युत्पन्न जमा राशि कितना होगा 19,520 रुपये। आप सभी लोग जोड़ लीजिए, हम पहले से ही जोड़ रखे हैं। तो इसको आप टोटल हम करेंगे तो ये 50,000 रुपये क्रेडिट हो गया उस बैंक को। लेकिन हमारा जो रुपया था, मान लो राम ने रुपया लगाया था एक बैंक में पहले कितना 10,000 रुपया, 10 से वो कितना बन गया 50,000 रुपये बन गया। 50,000 रुपये मतलब उसको बैंक को क्या हुआ क्रेडिट हुआ उसमें। अब हम इस बैंकों की शाख निर्माण की शक्ति सीमा रहित नहीं है। देश में प्रत्येक बैंक निर्धारित सीमा तक ही शाख का निर्माण कर सकता है। नंबर 1 इसकी हम सीमाएं देखेंगे। देश में प्रचलित नगद मुद्रा की मात्रा जनता की परसेंट, बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष अनुपात। चौथा है व्यापारिक स्थिति एवं औद्योगिक स्थिति, राजनीतिक दशाएं, केंद्रीय बैंक की शाख नीति। हम देखेंगे देश में प्रचलित नगद मुद्रा की मात्रा शाख निर्माण बैंक द्वारा प्राप्त प्रारंभिक जमा की मात्रा पर निर्भर करता है तथा बैंकों को प्राप्त होने वाली प्रारंभिक जमाओं की मात्रा देश में प्रचलित नगद मुद्रा की मात्रा पर प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित भाग नगद कोष में रखना पड़ता है ताकि जमाकर्ताओं को उनके मांगने पर जमा राशि का भुगतान किया जा सके। राजनीतिक दशाएं देखेंगे, इसकी सीमाओं में है देश की राजनीतिक दशाओं का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। देश की जो राजनीतिक दशाएं हैं उस आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। देश के आर्थिक विकास पर क्या पड़ता है प्रभाव पड़ता है। हम अब देखेंगे राजनीतिक दशाएं। देश की राजनीतिक दशाओं का देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। क्या है देश की जो राजनीतिक दशाएं हैं उन पर देश के आर्थिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देश में यदि शांति एवं स्थिरता का वातावरण है तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा एवं शाख निर्माण अधिक होने की प्रवृत्ति होगी। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।